completes in 3 steps. Completes in 3 steps. Which are them? कौन कौन सी steps है? तो फर्स्ट स्टेप को प्लाज्मोगैमी टर्म देते हैं. Second step is karyogamy, and third one is zygotic meiosis. Zygotic meiosis. Okay, plasmogamy, karyogamy, and zygotic meiosis. These are the 3 steps which are followed in sexual reproduction. तो कोई भी फंगस अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसको ये 3 स्टेप्स फॉलो करना पड़ती है. और इन तीनों स्टेप्स में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगैमी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैमी ये टर्म्स को बहुत बार पढ़ चुके हैं. गैमी का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है मैरिज और फ्यूजन. ओके, गैमी का मतलब होता है मैरिज और फ्यूजन. तो प्लाज्मोगैमी, ओके, प्लाज्मोगैमी इट मींस प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन. प्लाज्म यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है प्रोटोप्लाज्म. Protoplasm fusion. The process of protoplasm fusion of 2 hyphae or 2 gametes is termed as protoplasm fusion. ठीक है? तो जो गैमेटेंजिया रहेगी, हाइफी रहेगी, वेजिटेटिव हाइफी, वो अगर फ्यूज हो रही है तो उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, उसको भी हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी. लाइक अगर ये अगर एक हाइफा है, ओके, और ये कोई अनदर हाइफा है, और एक ओवरलैप करके फ्यूज होने वाले हैं, फ्यूज हो रहे हैं. तो फ्यूजन में इनका जो दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब होकर के इनके साइटोप्लाज्म एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे. इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म वहां पर फ्यूज हो गए, बट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्यूज नहीं हुआ है. प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म भी आता है, लेकिन यहाँ पर अभी न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियाई की मेम्ब्रेन फ्यूज नहीं हो पाई है. इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस. ओके, दोनों के न्यूक्लियाई की मेम्ब्रेन वहां पर फ्यूज नहीं हो पाई है. ओके, ये फ्यूज नहीं हो पाई है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर ओनली साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है. प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो गई, और डिस्टर्ब होकर के उनकी दोनों हाइफी
फ्यूज हो गए, दोनों को अलग अलग कलर में इसलिए बनाया ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ कि दो हाइफी है वहां पर, ओके, जिनको हम गैमेटेंजिया बोल सकते हैं, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स बोल सकते हैं। तो इससे डबल साइटोप्लाज्म तो हो गया, बट वहां पर न्यूक्लियाई अभी फ्यूज नहीं हो पाए, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है कैरियोगैमी। बेटा माइक किसी का ऑन है, प्लीज माइक म्यूट कर दिया करो बेटा। हाँ, कैरियोगैमी, कैरी ऑन इट मीन्स, carry on it means न्यूक्लियस। कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन। तो अब यहाँ पर क्या फ्यूज होंगे बेटा सेकंड स्टेप में, कैरियोगैमी में क्या पता चल रहा है हमको? न्यूक्लियस। यस, वेरी गुड। तो दोनों हाइफी के जो न्यूक्लियाई है, ओके, सिंगल को न्यूक्लियस, मेन को, प्लूरल को न्यूक्लियाई, तो जो दोनों न्यूक्लियाई है वो दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, ओके, कैरियोगैमी में। कैरियोगैमी का मतलब होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, ओके। यहाँ पर क्या होगा, जो दोनों न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होंगे, उनकी मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्ट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दोनों के न्यूक्लियोप्लाज्म, उनके जो क्रोमेटिन मटेरियल है क्रोमोसोम बनाने वाले, वो फ्यूज होंगे, ओके। और जैसे ये फ्यूज होगा तो ये 2n सेल बना लेगा, डिप्लॉइड सेल, n और n फ्यूज होकर के 2n बना लेंगे फ्यूज होने के बाद, ओके। तो मोस्ट ऑफ दी फंजाई ऐसा नहीं करते, लेकिन डायरेक्टली, ओके। फाइकोमाइसिटीज क्लास के जो फंजाई हैं उनमें डायरेक्ट फ्यूजन हो जाएगा, डायरेक्ट कैरियोगैमी हो जाएगी, प्लाज्मोगैमी के बाद में डायरेक्ट कैरियोगैमी हो जाएगी, ओके। तो ये आपको डायरेक्ट मिलेगा फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन फाइकोमाइसिटीज क्लास के मेंबर में, लेकिन एस्कोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर्स हैं, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ओके। In members of Ascomycetes and Basidiomycetes classes, कैरियोगैमी डायरेक्टली नहीं होती, प्लाज्मोगैमी के बाद में न्यूक्लियाई पास में आते हैं लेकिन फ्यूजन नहीं होता, ओके। उनमें थोड़ा हॉल्ट होता है, तो प्लाज्मोगैमी के बाद में इमीडिएटली कैरियोगैमी नहीं फॉलो की जाती, और कैरियोगैमी नहीं फॉलो कर जाने से n+n, ये दोनों न्यूक्लियाई n वाले हैप्लॉइड हैप्लॉइड न्यूक्लियाई n और ये भी n, ओके, हैप्लॉइड क्रोमोसोम कंटेनिंग न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज नहीं हो पाते, कुछ देर तक ऐसे ही हॉल्ट करते हैं, टेम्पररी हॉल्ट करते हैं, वहां पर वहीं पर रुकते हैं कुछ देर तक। तो ऐसी कंडीशन इनमें दिखती है, इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियोफेज, ओके, डाइकैरियोफेज, ओके। डाइकैरियोफेज में क्या होगा, डाइकैरियन स्टेज होगी, मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियाई, तो दो न्यूक्लियाई वहां पर दिखेंगे, ओके। डाइकैरियोफेज में डाइकैरियन स्टेज दिखेगी, इट मींस n+n वाली स्टेज दिखेगी, ओके।
यहाँ पर प्लाज्मोगैमी के बाद में इमीडिएटली N+N डायरेक्टली फ्यूज हो गए थे, कैरियोगैमी हो गई थी, ओके, और 2N वाली सेल बन गई थी। लेकिन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई में N+N वाली कंडीशन कुछ देर तक बनी रहती है, ओके, वो डायरेक्टली प्लाज्मोगैमी के बाद इमीडिएटली कैरियोगैमी नहीं शो करते, ओके, कुछ देर तक रुकते हैं, प्लाज्मोगैमी होने के बाद में कुछ देर तक रुकते हैं। फिर कुछ देर तक वहां पर जब रुक रहे हैं तो वो जो बीच में फेज है, जब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच की जो फेज है उसको बोलते हैं डाइकैरियो फेज, ओके, और उसमें दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग दिख रहे हैं, तो डाइकैरियो फेज को दिखा रहा है डायग्राम, ओके। फिर कुछ देर के बाद में ये डाइकैरियो फेज खत्म होगी, दोनों न्यूक्लियाई पास में आएंगे, फ्यूज होंगे और 2N बना लेंगे, ओके। ये ध्यान रखना है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियो फेज दिखती है आपको, डायरेक्टली इमीडिएटली फॉलो नहीं किया जाता प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी। Plasmogamy is not immediately followed by karyogamy in ascomycetes and basidiomycetes. Okay? किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? तो इस बेसिस पर फंजाई में प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन के बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया और 2N सेल बनेगी। यस बेटा? Sir, you can explain once again. Sir, समझा नहीं। किसको नहीं समझा बेटा? नाम बताओ अपना। यशस्वी सर, नेटवर्क कनेक्शन ये हो रहा था लो, इसलिए कुछ समझा नहीं सर, बीच में जा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना। हमने कल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था फंजाई में, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स में होता है, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है हमको आज फंजाई में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, सेकंड कैरियोगैमी एंड थर्ड जाइगोटिक मियोसिस। फिर प्लाज्मोगैमी, गैमी इट मींस मैरिज, ओके, और फ्यूजन। प्लाज्मोगैमी मतलब प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे। तो जब दो हाइफी एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ओवरलैप करेंगे, तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टरप्ट होने के बाद में, टूटने के बाद में इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे के साइटोप्लाज्म फ्यूज होने लग जाएंगे, मिक्स होने लग जाएंगे। तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इटसेल्फ, देयरफॉर हम उसको कह रहे हैं प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। इतना समझ में आया क्या बेटा यशस्वी? यस सर। ओके, प्रोटोप्लाज्म में ओनली साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए हैं दोनों सेल्स के, दोनों हाइफी के न्यूक्लियाई अभी भी दूर दूर है। तो हम यहाँ पर फंजाई में 4 क्लासेस पढ़ेंगे, 4 में से 3 मेन पहले इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस की है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो जो फाइकोमाइसिटीज क्लास है उसमें इमीडिएटली आफ्टर प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन कैरियोकाइनेसिस फॉलो कर ली जाती है। मतलब कैरियोकाइनेसिस वहां पर हो जाएगा, प्लाज्मो जैसे वहां पर प्लाज्मोगैमी हो जाएगा। तो जो प्लाज्मोगैमी में ये स्ट्रक्चर आपको जैसे ही दिख रहा है, प्लाज्मोगैमी हो रही है, साइटोप्लाज्म फ्यूजन हो रहा है, तो फाइकोमाइसिटीज क्लास के फंजाई में न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो जाएंगे उसी टाइम इमीडिएटली, ओके, और N और N फ्यूज होकर के 2N इमीडिएटली बना लेंगे। इतना समझ में आया बेटा? हाँ। ओके, बट फाइकोमाइसिटीज के अलावा 2 और मेजर क्लासेस है वहां पर फंजाई की, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ओके, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो एस के बारे में, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के जो फंजाई होते हैं उनमें प्लाज्मोगैमी के बाद में, तो प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी हो जाती है लेकिन वो इमीडिएटली कैरियोगैमी नहीं होता उनमें। तो उनमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होने के बाद न्यूक्लियाई का फ्यूजन थोड़ी देर के बाद में होता है। तो बीच प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हो गया खत्म,
लेकिन न्यूक्लियाई का फ्यूजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है अभी उनमें। न्यूक्लियाई दोनों अलग अलग है, दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग रुके पड़े हैं कुछ देर तक। ओके, इसी कंडीशन में प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन वाली कंडीशन में उनकी हाइफी या सेल्स ऐसी कैसी कुछ देर तक होल्ड करती हैं। तो इस फेज में जहां पर कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हो चुका है लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस रेस्टिंग फेज को हम बोल रहे हैं डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज, डाइकैरियोफेज क्यों? डाई मतलब डाई का मीनिंग होता है टू, और कैरी ऑन का मतलब क्या होता है बेटा? कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो टू न्यूक्लियाई, प्लूरल टर्म हो जाएगी न्यूक्लियाई, तो टू न्यूक्लियाई वहां पर है, इसलिए उसको बोला गया उस फेज को डाइकैरियोफेज। उसमें क्या है? डाइकैरियन स्टेज, मतलब दो न्यूक्लियाई वाली स्टेज। एन और एन यहाँ पर है, एन एन से 2n नहीं बनाया अभी। ओके, तो ये रेस्टिंग वाली फेज होती है पहले, फिर ये फेज कंप्लीट हो जाएगी कुछ देर के बाद में, और फिर दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के एन 2n बना लेंगे। मतलब अल्टीमेटली 2n बनाना है, लेकिन फाइकोमाइसिटीज में n+n ये रेस्टिंग वाली कंडीशन नहीं दिख रही थी डाइकैरियोफेज, लेकिन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में ये रेस्टिंग फेज दिख रही है। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में थोड़ा सा रेस्ट हॉल्ट लिया जा रहा है। समझ में आ गया कि बेटा यशस्वी इतना? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट बचा है बेटा? ओके, तो अब यहाँ पर बन गया डिप्लॉइड सेल, जाइगोट वहां पर। ओके, तो यहाँ पर डिप्लॉइड जाइगोट अल्टीमेटली कैरियोगैमी के बाद में 2n वाला जाइगोट यहाँ पर मिल जाएगा। ये रिजल्ट रहेगा यहाँ पर कैरियोगैमी का। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप लोग, फिर हम थर्ड जाइगोटिक मियोसिस पढ़ेंगे, थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। गुड। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप है जाइगोटिक मियोसिस। तो जो जाइगोट मिला है उसकी प्लॉइडी कितनी है बेटा? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? डिप्लॉयड। डिप्लॉइड। लेकिन मोस्ट ऑफ द फंजाई, जैसे हमने ये सेल्स कही थी तो एन कही थी, तो मोस्ट ऑफ द फंजाई होते हैं हैप्लॉइड। ओके, तो फंगस, पेरेंट फंगस है हैप्लॉइड, जाइगोट बन रहा है डिप्लॉइड। ओके, पेरेंट फंगस था हैप्लॉइड, तो प्रोजेनी फंगस को कैसा बनना चाहिए, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, जैसे पेरेंट होते हैं वैसा ही उसमें जेनेटिक कंटेंट होना चाहिए, डीएनए कंटेंट होना चाहिए। लेकिन कैरियोकाइनेसिस होने पर, कैरियोगैमी होने पर जाइगोट बना है, और जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉयड। यस, तो जाइगोट अगर डिप्लॉइड है और प्रोजेनी फंगस हैप्लॉइड बनना है, हैप्लॉइड चाहिए, तो 2n से n हो रहा है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर प्रोजेनी में बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। कम हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो कौन सा डिवीजन लगेगा? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनानी है, तो कौन सा डिवीजन लगेगा? सेल डिवीजन कौन सा लगेगा? मियोसिस डिवीजन। यस, वेरी गुड, मियोसिस डिवीजन, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस होता है। ओके, रिडक्शनल डिवीजन आरडी हम मियोसिस को कहते हैं।
जाइगोट में 2n क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स है, और प्रोजेनी सेल्स में, डॉटर सेल्स में जो प्रोजेनी फंगस डेवलप होगा उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर चाहिए, तो हमको क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस करना है, आधा करना है, और ये केवल एक ही डिवीजन कर सकता है, मियोसिस, क्योंकि वो होता है रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ कर देता है। जिसे आपने पढ़ा होगा कि अगर एक ह्यूमन बीइंग की जर्माइनल सेल या जर्म सेल 46 क्रोमोसोम वाली है और उससे गैमेट बनाते हैं मियोसिस डिवीजन से, तो गैमेट में कितने कितने क्रोमोसोम्स आते हैं बेटा ह्यूमन बीइंग के एक गैमेट में? 23। हाँ, एक गैमेट में, गैमेट में, स्पर्म या ओवम में गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। हम 46 से हमारे पास में 1 to 22 ऑटोसोम्स एंड XX या XY की पेयर है, तो अगर एक फीमेल है अगर समझ लो, तो 1 to 22 ऑटोसोम और X की पेयर है, तो गैमेट में कितने आएंगे? 1 to 22 एंड X क्रोमोसोम आएगा ना, मतलब 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। ओके, तो आपने ऐसा 22 ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम, इस तरह से आपने पढ़ा होगा वहां पर सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन बीइंग्स में, ये 9th 10th में रहता है आपको सिलेबस में। तो उसी तरह से वहां पर हमने 46 से 23 किए तो मियोसिस डिवीजन यूज किया, मतलब जब भी क्रोमोसोम का नंबर आपको जस्ट हाफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? मियोसिस डिवीजन यूज करना पड़ेगा। ये ध्यान रखो, जब भी आपको पेरेंट सेल के कंपैरिजन में प्रोजेनी सेल्स में जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लाना है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस करना है, तो रिडक्शनल डिवीजन दैट इज मियोसिस यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर भी पेरेंट फंगस था हैप्लॉइड और प्रोजेनी फंगस भी हैप्लॉइड चाहिए, लेकिन जो जाइगोट बना वो डिप्लॉइड था, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है जाइगोट। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बना है तो जाइगोट से अब n नंबर हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर वाले चाहिए वहां पर प्रोजेनी, तो 2n से n बनाया जाएगा। ओके बेटा, इस तरह से हैप्लॉइड यहाँ पर बनता है। अब ये तो हो गया कि तीनों स्टेप्स, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीनों स्टेप, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड जाइगोटिक मियोसिस, ये हमने पढ़ ली। लेकिन कुछ फंजाई स्पोर्स बनाते हैं, ओके, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है, जब वो हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे तो उसके लिए, क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं तो उनके लिए फिर वापस स्पोर बनाते हैं, तो स्पोर बनाने के लिए उनको एक स्ट्रक्चर चाहिए, फ्रूटिंग बॉडी। ओके, इसलिए फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है फंगस में वो समझ लो, फ्रूटिंग बॉडी। तो वेजिटेटिव हाइफी जब फ्यूज होते हैं, ओके, मतलब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद में जब वो कैरियोकाइनेसिस से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2n वाला स्ट्रक्चर, तो इस डिप्लॉइड सेल से वो पहले फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं स्पोर बनाने के लिए। फ्रूटिंग बॉडी की फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती है? तो फ्रूटिंग बॉडीज होती है स्पोर प्रोड्यूसिंग और स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। मतलब जहां पर स्पोर प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। तो फंगस में जब भी हम बात करेंगे स्पोर्स कहां पर है, तो उसके लिए हम उस स्ट्रक्चर को, जहां पर स्पोर आते हैं या उसके अंदर आते हैं या उसके ऊपर आते हैं, दो जगह पर हो सकते हैं, ठीक है, या तो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर आते हैं या फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर आते हैं। ओके, उसकी बेसिस पर दो टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर को हम प्रोड्यूस करती हैं।
तो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर को हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। अगर फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर आए, ओके, फ्रूटिंग बॉडीज की सरफेस पर स्पोर आए, उसके अंदर नहीं आए स्पोर्स, उसके ऊपर आए, ओके, जैसे ये फ्रूटिंग बॉडी है समझ लो फंगस की, और इसके ऊपर स्पोर उसके ऊपर आ रहे हैं, ओके, इसके ऊपर स्पोर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्सोजिनस स्पोर फॉर्मेशन, और उन स्पोर्स को हम बोलेंगे एक्सोजिनस स्पोर्स। एक्सोजिनस स्पोर्स क्या है? एक्सो मतलब आउटर, ओके, एक्सो का मतलब होता है आउटर, तो एक्सोजिनस स्पोर्स मतलब आउटर स्पोर्स, ऐसे स्पोर्स जो फ्रूटिंग बॉडीज के सरफेस पर आएंगे, those spores which located on the outer surface of fruiting bodies, ओके, फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ग्रो करेंगे। जिसे हम पेनिसिलियम पढ़ते हैं ना बेटा, पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम में आप जैसे पेनिसिलियम के यहाँ पर पेनिसिलियम का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जब ऐसे फिंगर लाइक अ स्लोप, ओके, तो पेनिसिलियम में ये हो गया फ्रूटिंग बॉडीज ऊपर वाली, ओके, और इसके ऊपर अब स्पोर्स आएंगे, इसके ऊपर ऐसे ये स्पोर्स इसके ऊपर है, ये एक्सोजिनस स्पोर का एग्जांपल हो जाता है पेनिसिलियम। इसके ऊपर स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स ऊपर आते हैं ऐसे चेन लाइक फैशन में, जैसे चेन जैसे बनते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक स्पोर बनते जा रहे हैं, और वो बॉडी के बाहर है, बॉडी के ऊपर दिख रहे हैं, ओके, बॉडी के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोजिनस स्पोर फॉर्मेशन, ये एक्सोजिनस स्पोर्स पेनिसिलियम में, ओके, पेनिसिलियम फंगस में एक्सोजिनस स्पोर्स है। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिनमें स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर एक स्पोरेंजियम बनती है, उस स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं, स्पोरेंजियम मतलब स्पोर बियरिंग कैविटी, उनमें होते हैं एंडोजीनस स्पोर्स। तो स्पोर्स दो टाइप के होते हैं, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस स्पोर्स। एक्सो मतलब आउटर पढ़ा था हमने, तो आउटर सरफेस पर थे, जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम में एक्सोजीनस स्पोर आ रहे हैं, लेकिन कुछ अदर फंजाई में स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आते हैं, तब हम उसको बोलेंगे एंडोजीनस स्पोर, एंडो मतलब विद इन, तो एंडोजीनस स्पोर्स are those type of spores which located inside the fruiting body, located inside the fruiting body। तो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर आएंगे, ओके। एक्चुअल में यहां से फिर एक नई टर्म आती है जो आपको प्लांट किंगडम में बहुत काम आएगी, वो टर्म है स्पोरेंजियम, ओके, स्पोरेंजियम क्या होता है? स्पोरेंजियम, तो स्पोर बियरिंग कैविटी को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, स्पोर्स बियरिंग और प्रोड्यूसिंग cavity is termed as sporangium। तो
एंडोजिनस पोर्स इस स्पोरेंजियम के अंदर आते हैं। यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोरेंजियम होती है और स्पोरेंजियम के अंदर। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। डन, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा। Yes, sir. गुड। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर इस बार के टेस्ट में कौन सा चैप्टर रहेगा जो आप पढ़ा रहे हैं, वो या डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन? नहीं, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हो गया ना बेटा। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन पर तो टेस्ट हो गया ना आपका लास्ट, इससे Yes, पहले वाले sir. संडे पर। हाँ, तो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हो गया। अभी आपको टेस्ट देना है प्रोटिस्टा एंड फंजाई पर। किंगडम Okay, प्रोटिस्टा हो गया है आप लोगों का, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हो गया है ना आप लोगों का कंप्लीट। हाँ सर। हाँ, और अब ये किंगडम फंजाई चल रहा है, तो किंगडम फंजाई भी जो है वो आपका हार्डली फ्राइडे तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा। ओके सर। हाँ, तो प्रोटिस्टा और फंजाई ये Sir, Monera. मोनेरा आपको लेटर, मोनेरा लेटर पूछूंगा आप लोगों को, ठीक है। Okay, sir. हाँ, उसकी प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगा मोनेरा की, और उसके बाद में फिर आप उसके ऊपर टेस्ट रख लेंगे। अभी प्रोटिस्टा एंड फंजाई। फिर इस चैप्टर में ओनली हमारे वायरसेस के बारे में रह जाएगा फंजाई के बाद, और वायरस के बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है फंगस का क्लासिफिकेशन। ओके, फंजाई को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को मेनली 4 मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। Fungi are classified into 4 major classes on the basis of fungi are classified into 4 major classes. Okay? 4 major classes. इसके बेसिस पर तो on the basis of morphology of mycelium,
माइसेलियम की मॉर्फोलॉजी। ओके, माइसेलियम, माइसेलियम मतलब फंगस की बॉडी। ओके, और फंगस की बॉडी में जब हमने माइसेलियम पढ़ा था तब हमने दो टर्म्स पढ़ी थी बेटा उससे रिलेटेड, एसेप्टेड माइसेलियम और सेप्टेड माइसेलियम, है ना, कि उसमें वॉल प्रेजेंट है, सेप्टा मतलब वॉल प्रेजेंट है तो सेप्टेड माइसेलियम, और अगर वॉल हाइफी की वॉल इतनी तरह से फ्यूज हो गई कि वो दो हाइफी की वॉल नहीं दिख रही है अब, ओके, तो जब वॉल ही नहीं दिख रही है तब उसको बोलते हैं एसेप्टेड माइसेलियम, और एसेप्टेड माइसेलियम की हमने सिनोसाइटिक टर्म यूज की थी। तो माइसेलियम के बेसिस पर सेकंड कैरेक्टर, फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पर, और थर्ड कैरेक्टर स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर। ओके, तो माइसेलियम, फ्रूटिंग बॉडीज एंड स्पोर, इनके बेसिस पर फोर मेजर क्लासेस में फंजाई को क्लासिफाई किया है। कौन कौन सी है वो फोर मेजर क्लासेस? फर्स्ट है क्लास फाइकोमाइसिटीज, क्लास फाइकोमाइसिटीज। फाइको, ये जो टर्म यूज की जाती है फाइको, इस फाइको टर्म का मीनिंग है, जब भी आपको फाइको और फाइसस और फाइसी यहाँ पर ऐसा रिप्रेजेंट दिखे तो वो रिलेट करती है एल्गी से, एल्गी, और एल्गी की स्टडी को, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। ओके, एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, ये ध्यान रखना। Study of algae is called as phycology. While study of fungi, fungi की स्टडी को हम क्या कहेंगे? तो फंजाई के लिए हम टर्म यूज करते हैं माइको, फंजाई के लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम? माइको, माइसिस और माइसिटस। इसका मतलब होता है फंजाई। ओके, कुछ लोग फंगी प्रोनाउंस करते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, असेंट के बेसिस पर प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। ओके, तो माइको, माइसिस और माइसिटस, इसके लिए हम यहाँ पर टर्म यूज करते हैं फंजाई। तो स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी और माइसेटोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ फंजाई, फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? कॉल्ड एज माइकोलॉजी और माइसेटोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी और माइसेटोलॉजी। ओके बेटा, तो फाइकोमाइसिटीज, इसका मतलब क्या हो गया? माइसिटीज हम ये फंजाई में पढ़ रहे हैं, तो वो फंजाई हैं, लेकिन किस तरह के फंजाई हैं, किससे रिजेंबल करते हो? Algae like algae like fungi. अलगी लाइक फंजाई, तो इनको हम नाम देते हैं अलगल फंजाई। कॉमन नेम है फाइकोमाइसिटीज का अलगल फंजाई। जैसे मोनेरंस का कॉमन नेम हमने बैक्टीरिया रखा है, उसी तरह से हम फाइकोमाइसिटीज को कॉमनली कहते हैं अलगल फंजाई। फिर सेकंड है क्लास एस्कोमाइसिटीज, फंगस की सेकंड क्लास का नाम है एस्कोमाइसिटीज। और एस्कस, एस्कस का मीनिंग होता है सैक और बैग। ओके, सैक और बैग, थैला, खाली थैला, इसको बोलते हैं एस्कस, सैक। तो एस्कोमाइसिटीज मतलब क्या हो जाएंगे फिर? ये सैक फंजाई, ऐसे फंजाई जो सैक लाइक है, सैक फंजाई।
थर्ड नंबर की क्लास है क्लास बेसिडियोमाइसिस। बेसिडस, बेसिडस का मतलब होता है नेटवर्क, क्लब। ओके, फॉर्मली कोई चीज क्लब्ड हो जाना। तो बेसिडियोमाइसिटिस में देखा जाता है कि इनके हाइफी फॉर्मली नेटवर्क लाइक जो है उनका फॉर्म नेटवर्क रहता है, फॉर्मली बाइंड हो जाते हैं, क्लब हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे में घुस जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लब हो जाना। इसलिए उनका नाम, कॉमन नेम है क्लब फंजा, क्लब फंजा। और लास्ट है वहां पर क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरो मतलब ड्यूअल, मतलब जिनका कोई वहां पर परफेक्ट कंडीशन नहीं है। ओके, तो इसका मतलब है इम्परफेक्ट कंडीशन है इनकी। ये ड्यूअलिटी शो करते हैं, एक जैसे नहीं रहते, 100% कंफर्मेशन नहीं उनकी स्टेज का। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में हम उन फंजाई को रखते हैं जिन फंजाई की सेक्सुअल स्टेज नोन नहीं है। ओके, हमें उनकी सेक्सुअल स्टेज के बारे में नहीं पता है कि कौन से सेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके सेक्सुअल स्टेज के बारे में पता नहीं होता। उस फंजाई को हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में टेम्पररी रख देते हैं। लेकिन जैसे उनके बारे में अगर किसी ने डिस्कवर कर लिया कि इसकी सेक्सुअल स्टेज इस तरह से होगी, डिस्कवर कर लिया और उसको वहां पर उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, तो फिर उस फंगस को आइदर फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में रख देते हैं। मतलब एक्चुअल में 3 ही क्लासेस है कि 4th वाली क्लास में ऐसे फंजाई को रखेंगे जिनकी सेक्सुअल स्टेज अननोन होती है, इसलिए उनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई, परफेक्ट स्टेज मतलब सेक्सुअल स्टेज उनकी नोन नहीं है। जब पता चल जाएगी तब उनको पहले 3 में से किसी एक में रख दिया जाएगा कैरेक्टर के बेसिस पर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डन? यस सर। ओके, आप लोगों को सबको सिलेबस क्लियर हो गया होगा टेस्ट का बेटा संडे का, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। ओके, तो कल हम फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज इन 4 क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, 1 बाय 1। उसमें बस आपको क्या नोट करना है, उसमें आपको ये 3 चीजों को मेनली नोट करना है। माइसेलियम सेप्टेड है, एसेप्टेड है, सिनोसाइटिक है, नॉन सिनोसाइटिक है, फ्लोटिंग बॉडीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। फ्लोटिंग बॉडीज है तो फिर उसमें स्पोर एंडोजिनस बन रहे हैं, एक्सोजिनस बन रहे हैं, और फिर जो स्पोर बन रहे हैं एसेक्सुअल स्पोर, उनके नाम क्या क्या है, फाइकोमाइसिटीज में क्या नाम देंगे। जैसे फाइकोमाइसिटीज में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल स्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स। ओके, एस्कोमाइसिटीज में वहां पर कोनिडिया, ओडिया। ओके, इस तरह से पढ़ेंगे। तो आपको स्पोर्स के नाम वहां पर देखना है कि कौन कौन से स्पोर्स को क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं, सेक्सुअल स्पोर्स को क्या नाम दे रहे हैं उस क्लास में, और सेक्सुअल स्पोर को क्या नाम दे रहे हैं। ओके, तो ये और फिर लास्ट में बस मेंबर्स। ओके, कोई ज्यादा टफ नहीं है किंगडम फंजाई, बस आपको उसको हर एक चीज को थोड़ा अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, और जहां पर कोई प्रॉब्लम आएगी डाउट पूछना पड़ेगा। ओके, इसलिए सैटरडे की डाउट क्लास रहेगी। उसके पहले भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन आप फ्राइडे तक ये सारी चीजें कवर अप करके सैटरडे को फाइनल अगर कोई डाउट बचते हैं तो टेस्ट के पहले आप
डाउट में पूछ लेना बेटा। ओके, हाँ कोई कुछ बोल रहा था कि बेटा माइक ऑन हुआ था, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? चैप्टर फिनिश हो गया? नहीं ना बेटा, मैंने कहा ना कि कल हम फंगस की 4 क्लासेस पढ़ेंगे। इन चारों क्लासेस फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। मैंने अभी बताया ना कि आप क्या क्या याद रखोगे पढ़ते समय। माइसेलियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसी है माइसेलियम। सभी क्लासेस में आपको ध्यान देना है कि किस में एसेप्टेड मिल रही है, किस में सेप्टेड मिल रही है। ओके, स्पोर्स के नाम ध्यान रखना है, मेंबर्स कौन कौन से है वो ध्यान रखना है। ओके, तो फ्राइडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ओके, कल के दिन मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों दो तीन क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट एक या दो क्लासेस जो बचेगी वो फ्राइडे को कंप्लीट हो जाएगी, और साथ में जो कुछ मेन पॉइंट उसमें बताने हैं डिसीज वगैरह से रिलेटेड, फंगल डिसीजेस से, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फंगस से रिलेटेड, वो फ्राइडे को और बता दूंगा। फ्राइडे को कंप्लीट होगा बेटा ये टॉपिक। ओके सर। ठीक है बेटा, यस किसी को कोई डाउट बचा है? नो सर। ओके बेटा, चलो बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय बेटा। ओके, माधवी का ऑप्शन है, अभी देख पा रहा हूँ मैं चेक नहीं किया था बेटा। माधवी है क्या क्लास में अभी? माधवी चौधरी, माधवी है क्या क्लास में? नहीं है सर। ओके ठीक है, माधवी चली गई है क्लास में। ठीक है, उसने वही टॉपिक ही पूछा था, क्वेश्चन टॉपिक टेस्ट के। ओके बेटा, सबको क्लियर है ना? किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई, ये टॉपिक है टेस्ट के।